RHT यानी रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी के लिए शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के नोट। पहला यूनिट लर्निंग एज ए प्रोसेस एट आउटकम। शिक्षण के नियम। शिक्षण के नियम निम्नलिखित हैं। व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना महत्वपूर्ण है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है, सीखना सक्रिय है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना वातावरण की उपज है, सीखना खोज करना है, सीखना अनुकूलन है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: 1. पूर्व अधिगम, 2. विषय वस्तु, 3. शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, 4. मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, 5. अधिगम की इच्छा, 6. प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अंतः प्रेरणा यानी अपनी इच्छानुसार काम करना, बाह्य अभिप्रेरणा यानी दूसरों के अनुसार कार्य करना, जैसे कि पुरस्कार, आकर्षण, प्रेरणा के अनुसार। 7. वातावरण। 8. सीखने की विधि। ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण। डिस्लेक्सिया पढ़ने यानी पठन संबंधी विकार का नाम है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार का नाम है डिस्ग्राफिया। डिसकैल्कुलिया गणितीय कौशल, अरिथमेटिक संबंधी विकार को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिस्फेसिया वाक क्षमता यानी कहने संबंधी विकार को डिस्फेसिया कहते हैं। सीखने के स्तर। सीखने के 3 स्तर दिए गए हैं। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल लर्निंग, अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंड लेवल लर्निंग, चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। ह्यूमनिस्ट अप्रोच। कार्ल रोजर्स एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। कार्ल रोजर्स प्रसिद्ध अमेरिका के मनःचिकित्सक थे। वे व्यक्ति केंद्रित उपागम तथा विद्यार्थी केंद्रित अधिगम के लिए विख्यात हैं। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत को अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं और स्वसिद्धांत भी कहते हैं। जब विद्यार्थी करके स्वयं सीखता है तो वह अर्जित ज्ञान को स्थायी रख पाता है तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग में लाने में भी सक्षम होता है। स्वयं किए गए कार्य के प्रति अधिगम स्थायी होता है। कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक यानी विद्यार्थी में कार्य को करने के प्रति आंतरिक जिज्ञासा होती है तथा करके सीखने की अद्वितीय प्राकृतिक क्षमता होती है, इसलिए इसे स्वसिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम भी कहते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और इसे यानी पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण। आयु स्तर। पहला चरण है संवेदी पेशीय अवस्था। ये 0 to 2 ईयर, इसमें ज्ञानेंद्रिय अनुभूति होती है। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 to 7 ईयर, इसमें पूर्व परिचालन होता है।
3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर, इसमें बच्चों का ठोस परिचालन होता है। 4. औपचारिक अवस्था 11 से अधिक वर्ष की बच्चे तक औपचारिक परिचालन। पियाजे ने अपने 5 तत्व दिए हैं, जैसे एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना को एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण कहते हैं। 2. एकोमोडेशन यानी समायोजन, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। 3. अडप्टेशन यानी अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना एडप्टेशन या अनुकूलन कहलाता है। 4. इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी एकोमोडेशन की प्रक्रिया में इसके बीच संतुलन कायम रखता है इक्विलिब्रियम। 5 है स्कीमा, बुद्धि का विकास का स्तर है स्कीमा। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, बच्चे की विकास पर लेव वाइगोत्स्की द्वारा 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। 1. समाज का सोशलाइजेशन, 2. संस्कृति का कल्चरल, 3. भाषा का लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान व अनुभव को प्राप्त करता है। समाज के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की का प्रोसेस, वास्तविक विकास का स्तर जिसे जेडपीओ कहा गया है, अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की ने दिया है, जिसे बच्चा प्रिपेयर होता है और लर्निंग कंप्लीट होती है। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूपों की चर्चा की है, जैसे सोशल स्पीच यानी सामाजिक बात, जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा सोशल स्पीच यानी सामाजिक बात करता है। 2. प्राइवेट स्पीच, 3 साल का बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है। 3. साइलेंट इनर स्पीच यानी आत्म बातचीत, 3 से 7 वर्ष तक का बच्चा आत्म बातचीत यानी साइलेंट इनर स्पीच करता है। वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले भाषा, बाद में विचार यानी चिंतन आती है। दूसरी ओर पियाजे कहते हैं बालक विकास का आधार आयु को मानते हैं। पियाजे के अनुसार बालक में पहले विचार यानी चिंतन और बाद में भाषा आती है। बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, तत्परता, सीखने की इच्छा, रेडीनेस। बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है। परिपक्वता, मैच्योरेशन, अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। बहुत सी चीज़ें बालक तभी सीख पाते हैं जब उसमें परिपक्वता यानी मैच्योरेशन आ जाती है, चाहे हम उसे कितना भी परीक्षण क्यों ना दें। अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है।
कार्य एवं शिक्षण विधि, टास्क एंड मेथड्स। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी, उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सिखाना, निरीक्षण द्वारा सिखाना, योजना विधि द्वारा सिखाना, खोज विधि द्वारा सिखाना आदि का अपना अलग अलग महत्व है। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, शिक्षक केंद्रित अधिगम। शिक्षक केंद्रित अधिगम यह अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण है। यहाँ बच्चे निष्क्रिय यानी पैसिव शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक ज्ञान के एकमात्र आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक एक व्याख्याता यानी लेक्चरर के रूप में कार्य करता है। पाउलो फेरा ने शिक्षक केंद्रित अधिगम को बैंकिंग एजुकेशन कहा है। अब देखें शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम। शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम एक आधुनिक उपागम है। छात्र सक्रिय यानी एक्टिव होते हैं। शिक्षक एक प्रशिक्षक, कोच, सुविधादायक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल होते हैं। समूह कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र सहयोग करना सीखते हैं। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में। MLLS मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग 1986 शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में दिया गया है। आइए अब देखते हैं शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में अंतर। शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित का अर्थ प्रशिक्षक पर ध्यान केंद्रित रहता है। छात्रों ने अपना सारा ध्यान शिक्षक पर केंद्र करते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षार्थी केंद्रित में छात्र और शिक्षक दोनों समान ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षक केंद्रित में एक्टिव यानी सक्रिय होते हैं शिक्षक और निष्क्रिय यानी पैसिव होते हैं छात्र। दूसरी ओर शिक्षार्थी केंद्रित में एक्टिव होते हैं छात्र और पैसिव होते हैं शिक्षक। शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक ज्ञान का प्रदायक होते हैं, व्याख्याता होते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षक की भूमिका सुविधादायक करना होता है। शिक्षक केंद्रित अधिगम में छात्र अकेले प्रश्नोत्तर करता है। दूसरी ओर शिक्षार्थी केंद्रित में छात्र समूह में कार्य करना सीखता है। शिक्षक केंद्रित अधिगम में अनुशासन, अधिक अनुशासित वातावरण रहता है। वही शिक्षार्थी केंद्रित में शोर का माहौल बन जाता है। शिक्षक केंद्रित अधिगम में छात्र केवल सुनते हैं और पढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में छात्र समझते हैं। छात्र स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षक विषय चुनता है। वही शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में छात्र विषय चुन सकते हैं। अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम यानी लर्निंग सेंट्रिक करिकुलम अधिगम विधि पर केंद्रित होता है। छात्रों ने कितना सीखा यह महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक सहपाठी की तरह होते हैं। छात्रों के शैक्षणिक संदर्भ और अनुभव को जानना होता है। शिक्षक एक प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। छात्रों का व्यक्तित्व, व्यक्तिगत भिन्नता, क्षमता, शिक्षण विधि की विविधता पर ध्यान देना होता है। एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी। कुछ शब्द के फुल फॉर्म जानते हैं। CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ग्रुप लर्निंग थ्योरी दिया है कार्ल रोगर्स ने। MLE मल्टीलिंगुअल एजुकेशन 2007-2008। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
ग्रुप साइज, लिमिट ऑफ ग्रुप साइज 4 to 6 स्टूडेंट का होना चाहिए। TLM and AV एड्स यूजिंग कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। एक, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है, जैसे ए श्रव्य सहायक सामग्री जिसे केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन आदि। बी दृश्य सामग्री जिसे केवल देख सकते हैं, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। इंसाइक्लोपीडिया भी दृश्य सामग्री है। सी श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, फिल्म, नाटक आदि। परिक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार की टीचिंग एड्स होती है, जैसे ए प्रक्षेपी सामग्री यानी प्रोजेक्टेड एड्स जिसको पर्दे में दिखा सकते हैं, उसे प्रोजेक्टिव यानी प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं। इन चीज़ों को प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म, एपिडियोस्कोप, मैजिक ललटेन, माइक्रो प्रोजेक्टर एंड प्रोजेक्शन विद द ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, LCD प्रोजेक्टर एक्स्ट्रा। बी अप्रक्षेपी सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जिसको पर्दे में नहीं दिखा जा सकता। इन चीज़ों को दिखाने के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे श्यामपट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, चल्क बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, स्पेसिमेंस एंड टेक्स्ट बुक इल्लुस्ट्रेशन एक्स्ट्रा। 3 एक्सपेरिमेंटल एड्स। एक्सपेरिमेंटल एड्स है फील्ड स्ट्रिप, एजुकेशनल टूर्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड नेचुरल फेनोमेना एक्स्ट्रा। यूजिंग वेराइटी ऑफ एक्टिविटी समूह अधिगम ग्रुप लर्निंग। प्रत्येक ग्रुप में 5 से 8 की संख्या में प्रतिभागी मौजूद होते हैं, बातचीत करके सीखते हैं। अध्यापक 4 से 6 छात्रों तक समूह का आकार सीमित करते हैं। प्रत्येक छात्र की भागीदारी आरामदायक और मुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। शिक्षक की भूमिका सूत्रधार और मार्गदर्शक की तरह होती है। छात्रों का समूहन मुख्य रूप से 4 प्रकार हो सकता है: क्षमता द्वारा समूहीकरण, रुचि द्वारा समूहीकरण, विकल्प द्वारा समूहीकरण, रैंडम ग्रुपिंग। छोटे समूह अधिगम स्मॉल ग्रुप लर्निंग। एक शिक्षक चर्चा को सक्षम करने के लिए छोटे समूह शिक्षण के लिए 4 से 6 छात्रों को शामिल कर सकता है। सभी छात्र की भागीदारी, मौखिक और संचार कौशल का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। निजस्व अधिगम यानी स्व अधिगम सेल्फ लर्निंग। बच्चा खुद पढ़ता है। जहाँ भी बालक को कठिनाई महसूस होता है, शिक्षक उसे दूर करते हैं और छात्र को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लर्नर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ें, न केवल विकलांग बच्चे बल्कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले बच्चे भी। समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को, अक्षमताओं को नगण्य करके सभी को शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। यह कक्षा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बच्चे की विविधता को महत्व देती है और अधिगम और आगे बढ़ने के लिए सभी समान अवसरों की सुविधा प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे तथा प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शिक्षा स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है।
इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने एवं समयोजित होने के दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराती है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होती है कि किसी भी प्रकार से वे बालक सामान्य बालकों से कम नहीं हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं तथा असमर्थ बालक अपने सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। ये था फर्स्ट यूनिट। धन्यवाद।